प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक हमने विद्युत प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता पढ़ा था उसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इसे थोड़ा समझिए। क्या है, एक एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर ओम दिया हुआ है। ठीक है, एल लंबाई, सपोज ये हमारे को एक तार दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है वो एल है और इसका जो प्रतिरोध है वो आर है। ठीक है, इस तार को 12 लंबाई तक खींचा जाता है। अब इसको डबल कर दिया मतलब। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कि तार को खींच के डबल कर दिया, तार को दबा के उसका कम कर दिया, मतलब डबल ट्रिपल चौपल जितना भी कर आता है, या 10 गुना कर दिया, 15 गुना कर दिया, या उसको दबा के उसका आधा कर दिया, या 1/4 कर दिया, 1/3 कर दिया। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है और बाद में इनका एक जनरल फार्मूला भी बन जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आप उस फार्मूले में रख के डायरेक्ट ही मान निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट इसका समझिए कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो फिर आप ऑटोमेटिकली इनको अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जनरल फार्मूला आपको याद रहे ना रहे, आप कॉन्सेप्ट के बेस पे अपने आप ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एल लंबाई का तार है, उसका प्रतिरोध आर दिया हुआ और इस तार को 12 लंबाई तक खींच दिया, मतलब इसको बढ़ा के और डबल कर दिया, इसकी लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी, 12 कर दी। ठीक है, तो इस स्थिति में अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका तो हमें पता है भैया आर है। अब ये जो नया जो हमने खींच दिया, तो क्या प्रतिरोध पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, देखिए प्रतिरोध का आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो आपको साफ पता है कि आर जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमने तार को खींच दिया, लंबाई बढ़ा दी, तो इसका मतलब प्रतिरोध पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध बताओ कम होगा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए हमको क्या है, देखो जब हम इस तार को खींचेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है ए, मान लो ये क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल भी तो में भी तो बदलाव आएगा। ठीक है, जब हम इस तार को खींचेंगे तो ये जो अगर तार मोटा है तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तार की लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि जो इस तार का आयतन है वो तो सेम है, जितना ये भाग है उतना ये भाग है। ठीक है, अगर दोनों का आयतन देखा जाए तो दोनों का आयतन बिल्कुल सेम है, लेकिन उस आयतन को कंजर्वेशन करने के लिए लेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तभी जाके आयतन हमारा समान रह पाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन है। पहले इस वाले केस में अगर हम आर का मान, हमने इस वाले केस में क्या मान लिया कि इसका जो वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों की सेम है। जैसे कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि मटेरियल दोनों एक ही है, सेम तार है, तो अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है। ठीक है, इसका प्रतिरोध आर है, तो इसका जो हमने नया निकालना है उसका प्रतिरोध आर डैश हो गया। क्षेत्रफल इसका ए है, तो इसका हमने मान लिया क्षेत्रफल जब खींचेंगे तो ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला तो ये बन जाएगा आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, जबकि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर डैश इजिकल टू रो, तो वही रहेगा, एल की जगह 2L हो गया और ए की जगह क्या हो गया, ए डैश हो गया। ठीक है, और हमें यही विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, वो यही रजिस्टेंस निकालना है आर डैश। ठीक, तो इसके लिए वही कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना है, क्या कि आयतन स्थिर रहेगा। जो भी आयतन इसका है, खींचें चाहे इसको दबाएं, आयतन जितना है उतना ही रहेगा। तो मतलब वॉल्यूम विल रिमेन सेम, मतलब आयतन हमेशा निश्चित रहेगा, खींचने पे इतना। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होंगे। यू आई का मतलब पहली कंडीशन का वॉल्यूम और यू एफ का मतलब बाद की कंडीशन का आयतन, दोनों समान रहेगा। और आयतन आपको पता है क्षेत्रफल गुणा गया लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो जाएगा, तो इसका जो आयतन हो गया ए इंटू एल हो जाएगा, पहले वाली कंडीशन।
दूसरे कंडीशन में क्षेत्रफल तो हो गया था ए डैश और आयतन कितना हो गया था 2L, ठीक है। वो लंबाई उसकी 2L हो गई थी, ठीक है। तो इससे अब हमें ए और ए डैश के बीच में आसानी से संबंध मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, एल से तो एल कैंसिल हो गया और ए इजिकल टू कितना हो गया 2A डैश, ठीक है। और ए डैश इजिकल टू A/2, ठीक। ए डैश इजिकल टू आपका A/2 आ गया। तो अब ये हमें पता ही है, इसको समीकरण नंबर 1 ये मान रखी है, समीकरण नंबर 2 ये मान रखी है। अब समीकरण 2 जो ये है इसमें ए डैश का मान रख के आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 2 से आर डैश इजिकल टू रो तो जैसे है वैसे ही रहेगा, 2L अपॉन ए डैश की जगह क्या रख दें A/2, ठीक। अब इसको यहाँ रख देंगे तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो आर डैश इजिकल टू कितना हो गया रो L अपॉन ए, साथ में 2 गुणा 2 बराबर 4, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आर डैश इजिकल टू 4 रो L अपॉन ए, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर इसको 3 मान लो और समीकरण नंबर 1 आपके पास है ही आर इजिकल टू रो L अपॉन ए। समीकरण 1 और 3 की अगर तुलना करें, समीकरण 1 व 3 की तुलना से, तो देखिए रो L अपॉन ए को R लिख सकते हैं समीकरण 1 के अनुसार। तो आर डैश इजिकल टू कितना आ जाएगा 4R। कहने का मतलब उसकी जब लंबाई हमने 2 गुनी करी तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 गुना हो गया, ठीक है। यही तो कहानी थी, लंबाई हमने तार की बढ़ा के 2 गुनी कर दी तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ के कितना हो गया 4 गुना हो गया, ठीक। कुछ नहीं करना है, वो सेम कंडीशन वही है कि आयतन हमेशा सेम रखना है, ठीक है। आयतन जब बराबर होगा दोनों में हमें आर और आर डैश का मान पता है, निकाल लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल वही चीज़ है। अब क्या है कि क्या है, एक L लंबाई का तार है तथा उसका प्रतिरोध R है, ठीक है। L लंबाई का तार है, उसका प्रतिरोध R मान लिया और इस तार को दबाकर, पहले खींचा था हमने, अब क्या कर दिया दबाकर L/2 लंबाई का कर दिया जाता है, ठीक है। दबा के कितना कर दिया L/2 लंबाई का। अब इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए L लंबाई का तार है, उसका प्रतिरोध दिया हुआ है R और अब दबा दिया। पहले देखो, पहले की ये पहला केस है कि L लंबाई का तार है और इसका क्या दिया हुआ है प्रतिरोध R दिया हुआ है। अब दूसरे कंडीशन, पहली केस ये हो गया इनिशियल वाली है, फाइनल स्थिति में क्या हुआ उसको दबा दिया, दबा के क्या हो जाएगा ये छोटा हो गया और इसकी जो लंबाई है वो L/2 हो गई, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस पूछा है आर डैश कितना होगा, ठीक है। सेम वही कहानी करनी है। देखिए मान लो इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A डैश हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है R इजिकल टू रो L अपॉन ए बनता है, इसका बनेगा आर डैश इजिकल टू रो L की जगह L/2 हो जाएगा, साथ में कितना हो गया A, L/2 A डैश, ठीक। अब R और R डैश ये दोनों चीज़ आपको पता होगी, ठीक। अब मेन चीज़ हमने क्या करना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन दिखाना है कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम, हमेशा समान रहेगा, चाहे इसको दबाएं या हम इसको खींचें, जितना आयतन है उतना पहले भी और बाद में भी सेम रहेगा। तो UI बराबर UF हो गया। आयतन जो पहले वाले का आप लंबाई क्षेत्रफल इंटू लंबाई हो गया, दूसरे वाले का क्षेत्रफल A डैश है, लंबाई कितनी हो गई L/2, ठीक है। इससे हमें क्या L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो A डैश इजिकल टू 2A हो गया, ठीक है। A डैश का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, अतः R डैश इजिकल टू कितना आ गया, रो तो जैसा है वैसे ही L/2, चलो ऐसे ही है, A डैश की जगह क्या आ जाएगा 2A, ठीक है।
तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, रो एल अपॉन इस 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो 4a। ठीक है, अब वो ये देखो रो एल अपॉन ए को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4। मतलब अगर हमने उसको दबा दिया तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो 1/4 रह गया। ठीक है, लंबाई आधी करी तो रेजिस्टेंस 1/4 रह जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, और अगर आपको एक जर्नल मैं फॉर्मूला बता दूं तो इस प्रकार चाहे हम दबाएं या उसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच और कंप्रेशन का जो भी फॉर्मूला है ये याद रख लेना है, स्ट्रेच हो और कंप्रेस हो तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, कंप्रेस या स्ट्रेच के बाद जो रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। एक जनरल फार्मूला बोला था मैंने कि एक जनरल फार्मूला बताऊंगा, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला। अब देखिए एन क्या चीज़ है, तो एन ध्यान रखना है, एन का मतलब होता है जो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, एल फाइनल बटे एल इनिशियल। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम मतलब कितने गुना लेंथ या तो बढ़ी और या घटी। ठीक है, तो फाइनल बटे इनिशियल करेंगे। जैसे कि पहले वाले सवाल में जो लेंथ थी, अभी हमने 2 सवाल करे, तो पहले वाले सवाल में जो लेंथ थी वो 2 गुनी हो गई थी, मतलब एल एफ क्या हो गया था, पहले वाले की 2 गुनी। तो पहले वाले में एन बराबर कितना हो गया, 2l बटा एल, नीचे एल थी और ऊपर 2l हो गई थी, तो एन का मान कितना आ गया था, 2। पहले वाले केस में जब एन का मान 2 हो गया था तो आर डैश कितना हुआ, आर डैश बराबर 2 गुना 2 मतलब 2 का वर्ग इंटू आर, तो आर डैश का मान कितना आ गया था, 4r। यही हमने करा था, उतना ना करके केवल ये फॉर्मूला हमने याद रखना है और काम करना है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ था, लंबाई उसकी आधी हो गई थी, तो कहने का मतलब एन कैसे निकालेंगे, लेंथ जो थी आपकी वो एल बाई 2 रह गई थी और नीचे कितनी थी, एल। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया 1/2। और जब इसका मान 1/2 आ गया एन का मान, तो आर डैश इजिकल टू क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर साथ में आर, तो आर डैश इजिकल टू कितना हो गया, 1/4r। ठीक है, तो केवल इसी फॉर्मूले से हमने ये 2 चीज़ निकाल दी। ठीक है, जो हमने इतना बड़ा करा, वॉल्यूम कंजर्वेशन किया, ये करा, दोनों वॉल्यूम बराबर रख के गुणा करा, ये एक ए डैश का मान निकाला वहाँ रखा, वो ना करके सीधे ये फार्मूला आर डैश इजिकल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए करते हैं। देखिए क्या फार्मूला, क्या न्यूमेरिकल है। ठीक है, मान लो कि एक तार है आपका और उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, इसे इसकी लंबाई के 10 गुने तक खींचा गया। अब इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। समझ गए, एक तार है, इसका पहला प्रतिरोध दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, आर डैश पूछा है और 10 गुने तक खींचा गया। ठीक है, अब मैंने कहा फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला भी बताया था, आर डैश इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, जहाँ एन क्या है, एल एफ बटे एल आई, मतलब फाइनल लंबाई बटे इनिशियल लंबाई। अब देखो, अगर हम उसकी लंबाई एल माने तो फाइनल लंबाई हो गई 10l, 10 गुना खींच दिया ना, 10l बटे एल, तो एन का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, जब एन का मान 10 आ गया, ठीक, तो आर डैश का मान कितना हो जाएगा, आर डैश इजिकल टू 10 का वर्ग, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 3। तो आर डैश इजिकल टू 10 का वर्ग 100 गुणा 3, आर डैश बराबर आपका आ गया 300 ओम। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब हम केवल फार्मूला ही से ही फार्मूला देख के आर डैश इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू आर से ही ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं और फ्री के नंबर आपको इस सवालों से मिल सकते हैं बिना किसी केवल ये फार्मूला याद करके, बिना कोई रट के। ठीक है, आर डैश इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू आर, जहाँ एन जो है एल एफ माइनस एल एफ अपॉन एल आई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इन न्यूमेरिकल संबंधित बुक में बहुत सारे हैं। ठीक है, इस टाइप के जो भी मतलब मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी इनसे संबंधित। अब आप इन न्यूमेरिकल्स को बुक में छांटें और इस प्रकार के अन्य न्यूमेरिकल स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।